आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना में पीर यानी 21 दिसंबर से गैर ज़रई अराजियात और जायदादों का पुराने तरीके से रजिस्ट्रेशन होगा। इब्तिदा में हुकूमत ने नए रेवेन्यू कानून की मंजूरी के बाद धरानी पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन के अमल को शुरू किया था। इस तरह के रजिस्ट्रेशन के लिए स्लॉट बुक करने की ज़रूरत पड़ रही थी और ये नए तरीक़ेकार का रजिस्ट्रेशन 14 दिसंबर से शुरू हुआ था। तहम स्लॉट बुकिंग के जरिए रजिस्ट्रेशन के अमल में काफ़ी ताख़ीर हो रही थी और रियासत भर में चंद सौ रजिस्ट्रेशन अमल में आ रहे थे। रजिस्ट्रेशन के अमल में सुस्त रवैया और हाईकोर्ट की जानिब से स्लॉट बुकिंग के तरीके पर एतराज़ के बाद हुकूमत ने पुराने रजिस्ट्रेशन के तरीक़ेकार पर अमल करने का फैसला किया, जिसे कार्ड यानी कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कहा जाता है। कार्ड सॉफ्टवेयर के जरिए पीर से रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू होगा। तेलंगाना में CBSE की तर्ज पर 10वीं जमात के इम्तिहानात मुनक़िद करने पर गौर किया जा रहा है। इस सिलसिले में महकमा तालीम ने CBSE की तर्ज पर 10वीं जमात के सिर्फ 6 इम्तिहानात मुनक़िद करने की तजवीज़ पेश की है, जिसे हुकूमत की मंजूरी मिलनी बाकी है। बताया गया है कि मरकज़ की CBSE 10वीं जमात में हर एक मजमून के लिए सिर्फ एक ही इम्तिहानी पेपर होता है। इस तरह 6 मज़ामीन के सिर्फ 6 पेपर्स का इम्तिहानी होता है, जबकि रियासत के 10वीं जमात में 6 मज़ामीन के लिए 11 पेपर्स होते हैं। हिंदी या उर्दू मजमून को छोड़कर बाकी 5 मज़ामीन में हर मजमून के 2 पेपर्स होते हैं। इस तरह मजमूई तौर पर रियासत के 10वीं जमात के तुलबा सालाना इम्तिहान में 11 पेपर्स का इम्तिहान लिखते हैं। कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र महकमा तालीम ने CBSE की तर्ज पर रियासत के 10वीं जमात के इम्तिहानात मुनक़िद करने का मनसूबा बनाया है। इससे वक्त में भी कमी होगी और तुलबा को आसानी भी होगी। बताया गया है कि मुल्क की ज़्यादातर रियासतों में 10वीं जमात के इम्तिहानात CBSE तरीक़ेकार पर ही होते हैं, जिसमें सिर्फ 6 मज़ामीन के पेपर्स का इम्तिहान होता है। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता कई बरसों से तुलबा पर तालीमी दबाव के बोझ को कम करने के लिए 11 पेपर्स के इम्तिहान को मुतारिफ़ किया गया था, जिसका सिलसिला रियासत की तक़सीम के बाद भी जारी है। तेलंगाना के साथ चंद एक रियासतों में फ़िलवक्त 10वीं जमात के इम्तिहान में 11 पेपर्स का इम्तिहान मुनक़िद हो रहा है, जबकि ज़्यादातर रियासतें 6 पेपर्स के इम्तिहान को ही मुनक़िद कर रही हैं। उन रियासतों में एक मजमून का एक पेपर के तरीक़ेकार पर अमल हो रहा है। बताया गया है कि फ़िलवक्त 10वीं जमात के हर एक पेपर का वक्त 2.5 घंटे का है। हर एक मजमून के लिए एक पेपर का इम्तिहान मुनक़िद करते हुए इम्तिहान के वक्त को 3 घंटे करने की तजवीज़ है। ओहदेदारों का कहना है कि 10वीं जमात के 11 पेपर्स के इम्तिहानात लगातार मुनक़िद होते हैं। सिर्फ इतवार को छोड़कर बाकी तमाम दिनों में इम्तिहानात मुनक़िद होते हैं, जिसकी वजह से तुलबा पर ज़ायद ज़हनी दबाव पड़ रहा है। मज़ामीन के अगर 11 पेपर्स के 6 मज़ामीन के अगर 11 पेपर्स के साथ ही 10वीं जमात का इम्तिहान मुनक़िद होता है, तो ऐसी सूरत में हर इम्तिहान के 2 या 3 दिन बाद दूसरा इम्तिहान मुनक़िद करने की भी तजवीज़ है, ताकि तुलबा को इम्तिहान की तैयारी के लिए वक्त दिया जा सके और उन पर बढ़ने वाले ज़हनी दबाव को कम किया जा सके। ओहदेदारों ने बताया कि पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र 10वीं जमात के 11 पेपर्स के इम्तिहान के बजाय 6 पेपर्स का इम्तिहान मुनक़िद करने का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आंध्र प्रदेश के किसान से फ़ोन पर बातचीत करते हुए कास्ट के तरीके से वाकिफियत हासिल की। आंध्र प्रदेश के ज़िले कृष्णा के घुटनासला पालम गांव से ताल्लुक़ रखने वाले प्रसाद राव नामी किसान से फ़ोन पर तकरीबन 10 मिनट तक बातचीत की, जो गुज़िश्ता 40 साल से ज़राअत, डेयरी इंडस्ट्री और ज़राअत से मुंसलिक मुख्तलिफ शोबों में तवील तजुर्बा रखता है और उसे आंध्र प्रदेश हुकूमत ने मिसाली किसान का अवार्ड भी दिया है। चीफ मिनिस्टर ने प्रसाद राव से धान की काश्त और उसके अखराजात और उससे हासिल होने वाली आमदनी और दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। प्रसाद राव ने मीडिया को बताया कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने उनके साथ काफ़ी देर तक बात की और कास्ट की मुख्तलिफ तरीक़ों से वाकिफियत हासिल की। उसने बताया कि KCR ने उन्हें प्रगति भवन मदऊ किया है और आइंदा 2 दिन में उनके घर कार रवाना करने का भी तयख़ुन दिया, ताकि वो उस कार में हैदराबाद जा सके। उसने बताया कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने उसे ज़ोहराने की भी दावत दी। प्रसाद राव ने बताया कि वो ज़राअत के अलावा भेड़ बकरों और दीगर जानवरों की भी अफजाइश करता है। फ़िलवक्त उसके पास 250 जानवर हैं। उसने बताया कि एक रियासत के चीफ मिनिस्टर ने उसे फ़ोन पर रब्त करते हुए उसके तजुर्बात हासिल किए हैं, जिससे वो फ़ख्र महसूस करता है।
वजीर पंचायत राज अरवली दयाकर राव ने मरकजी वजीर दही तरक्की ज़राअत और पंचायत राज नरेंद्र सिंह तोमर को एक मकतूब रवाना करते हुए मनरेगा के सिलसिले में मटेरियल एंड एडमिन कंपोनेंट फंड्स जारी करने की दरखास्त की। उन्होंने कहा कि इस स्कीम पर तेलंगाना के 32 अजला के 540 रूरल मंडलों के 1,22,770 ग्राम पंचायतों में अमल किया जा रहा है। जारिया साल 51,87,000 उजरत के ख्वाहिशमंदों का ताल्लुक 29,87,000 मकाना से है। आज की तारीख तक 13,37,00,000 अफराद का काम रहा है। उन्होंने कहा कि स्कीम के सिलसिले में 1,719,25,00,000 रुपए में से सिर्फ 694,66,00,000 रुपए ही हुकूमत हिंद से हासिल हुए और 1,024,59,00,000 रुपए वाजिबुल अदा हैं। उन्होंने इस फंड की इजराई में तेजी की दरखास्त की। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि सिद्दीपेट टाउन की आउटर रिंग रोड से मुतालिक काम जल्द ही शुरू किए जाएंगे। उन्होंने अपने हलके में बेशतर तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। हरीश राव ने मजीद कहा कि हुकूमत का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि गरीब इज्जत नफ्स के साथ ज़िंदगी गुजारें। मौज़ूआत में सड़कें, बरखी, पीने का पानी, ड्रेनेज के लाइन और दीगर सहूलतें हासिल हो रही हैं। देहातियों को चाहिए कि वो सैनिटेशन और सरसब्जी और शादाबी को यकीनी बनाएं ताकि मौज़ूआत में सेहतमंद और हिफ्ज़ान सेहत का माहौल फ़रोग़ दिया जा सके। वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव मौज़ूआत की हमागिर तरक्की के पाबंद हैं। हर गाँव को सड़कें और दीगर बुनियादी सहूलतें हासिल होंगी। वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि उनके हल्के के मौज़ूआत में जल्द ही नए रेलवे ट्रांसपोर्ट सहूलत का आगाज़ होगा। हमारा मकसद मकामी कायदीन और ओहदेदारों को शामिल करते हुए मौज़ूआत में बेहतर सहूलतें फराहम करना है। ఒక పవిత్రమైన మాసంగా ఈ నెల అంతా కూడా క్రైస్తవులందరూ కూడా చాలా గొప్పగా ఈ నెల మొత్తం కూడా పండుగ జరుపుకుంటూ ఉంటారు। ఈ డిసెంబర్ అనగానే అందరికీ గుర్తొచ్చేది క్రిస్మస్। वज़ीर जंगलात इंदिरा करण रेड्डी ने बंदरों के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी बाज़ाबातकारी कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। गंडी रामना हरिता वनम में मुल्क का दूसरा बंदरों की बाज़ाबातकारी कैंप का इफ्तिताह किया। 2,25,00,000 रुपए की लागत से यह कैंप कायम किया गया है। वज़ीर मौसूफ़ ने बताया कि आधे एकड़ पर 8 लाख रुपए से हिरन का पार्क कायम किया गया है। इसके अलावा 2,65,00,000 रुपए की लागत से हरिता वनम प्रोजेक्ट में तरक्याती काम किए जाएंगे। इंदिरा करण रेड्डी ने कहा कि माहौलियाती तवाज़ुन इंसानी ज़िंदगी की बका के लिए ज़रूरी है। इसके लिए हर कोई इसका ख्याल हर एक को रखना चाहिए। माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए मुस्तक़बिल के लिए मनसूबाबंदी ज़रूरी है। जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के मामले में खुसूसी इक़दामात किए जाएंगे। इस प्रोग्राम में महकमे जंगलात के ओहदेदारों के अलावा दीगर मौजूद थे। गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमस्त्रमस्त्रमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतः गणाधिपतये नमः। సారాలు రాలే ఒక్క నిమిషం తీసుకున్నా ఒక్క నిమిషం నేను తీసుకుంటాను సార్ కొద్దిగా ఇవ్వండి సార్ సార్ కిందకి ప్రేమ కొంచెం సార్ 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 ఇక్కడ కొంచెం బ్యాక్ ఫారెస్ట్ అవుట్డోర్ నేను చెప్పాను అది అరే ఉండనే తీసుకోను షూటింగ్ ఏమన్నా నేచురల్ రావాలా సెంటర్ అంటే ఇది భారతదేశంలో ఒక హిమాచల్ ప్రదేశ్లోనే ఇదివరకు ఉంది। ఇది రెండవ ప్రాజెక్టు భారతదేశంలో।
ముఖ్యమంత్రి గారు పదే పదే ఈ పంటల నష్టం చేస్తూ ఉన్నాయి కోతులు. అదేవిధంగా ఇళ్లలోకి వచ్చి మా నిర్మల్లో అయితే ప్రతి విషయంలో మా అందరికి కూడా చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు, ఇక్కడ రేకుల ఇండ్లు తప్ప కూనల ఇండ్లు ఉన్నాయి. అదేవిధంగా ఫ్రిడ్జ్లు కూడా ఓపెన్ చేస్తున్నాయి, పర్సులు తీసుకుపోతున్నాయి. అవి తెలియక కోతికేమో కోతిని ఎవరు కూడా చంపాలన్నా దాన్ని ఇంకా హాని చేయాలన్నా దాన్ని మనం అందరం కూడా ఒక సెంటిమెంట్ ద్వారా కోతులను ఎవరు కూడా ఎప్పుడేమన్నారు. కొన్ని గ్రామాలలో అయితే చనిపోతే దాన్ని ఊరేగింపుగా తీసుకెళ్ళి మరి అక్కడ దాన్ని ఏ విధంగా అయితే సంస్కారం చేయాలో చేయడం జరుగుతుంది. అందుకొరకు కోతులు అంటే సెంటిమెంట్ కాబట్టి హనుమంతుని రూపంలో ఉంటుందని వాటిని ఏ విధంగా మనము తగ్గించాలన్న మరి ఆలోచనతో మరి రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్ ఈ సంతాన ఉత్పత్తి మరి ఏదైతే ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ఆపరేషన్స్ ఏ విధంగా స్టెరిలైజేషన్ ద్వారా చేస్తారో దానికి ఈ కార్యక్రమం ఇక్కడ మనం తలపెట్టడం జరిగింది. దీనివల్ల కోతుల సంతానము తగ్గిపోయి మరి మనుషులకు కానీ పంట చేనులకు కానీ హాని కలగకుండా నష్టం జరగకుండా చూడాలనే మరి ప్రభుత్వ లక్ష్యము. మరి ఈరోజు ఇక్కడ పీసీసీ మేడం గారు రావడం జరిగింది. మొన్న లాస్ట్ 1 వీక్ బ్యాక్ ఉండే మరి ఈరోజు ఒక మంచి రోజు అని చెప్పి రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్ बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने आज फिर एक मरतबा इस बात का अदा किया है कि बीजेपी फ़िरका परस्त पार्टी है और बीजेपी को फ़िरका परस्त पार्टी कहने पर हमें कोई खौफ नहीं है। नारायणपेट के दौरे के मौके पर बीजेपी कारकुनों के साथ मुनक़िदा एक इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क के 80% हिंदुओं के मज़हब और अक़ीदे का तहफ़्फ़ुज़ बीजेपी कर रही है, इसीलिए बीजेपी को फ़िरका परस्त पार्टी कहने में हमें फ़ख्र महसूस होता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुल्क में हिंदू धर्म और उसके अक़ीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं है। इस मौके पर बंडी संजय ने चीफ मिनिस्टर केसीआर को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इंतखाबात के वक्त मजलिस के साथ खुफिया तौर पर इत्तेहाद करते हुए टीआरएस हुकूमत अवाम को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि दुब्बा के असम्बली हल्के और ग्रेटर हैदराबाद की इंतखाबी नताइज के बाद टीआरएस को रियासत में बीजेपी की ताकत का अंदाज़ा हो गया। उन्होंने दावा किया कि आने वाले असम्बली के इंतखाबात में रियासत में बीजेपी का इख्तियार यकीनी है। उन्होंने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो आइंदा इंतखाबात में गोलकुंडा किले पर ज़ाफ़रानी परचम लहराने की तैयारियां शुरू कर दें। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत हर महाज में नाकाम हो गई है। हैदराबाद में शदीद बारिश और रियासत भर में सैलाब के बावजूद चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव फार्म हाउस में ही बंद रहे। उन्होंने हैदराबाद के मुतासरीन या फिर अजला में मुतासरा किसानों से मुलाकात नहीं की जो बारिश और सैलाब से तबाह हो गए थे। మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులు దుబ్బాకలో భారతీయ జనతా పార్టీ గెలుపులో ప్రధాన భూమిక పోషించినటువంటి గౌరవనీయులు పెద్దలు మా అన్న శ్రీ జితేందర్ రెడ్డి గారు, బీసీ కమిషన్ జాతీయ బీసీ కమిషన్ సభ్యులు శ్రీ ఆచార్య గారు, భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర కోశాధికారి శ్రీ శాంతకుమార్ గారు, భారతీయ జనతా పార్టీ సీనియర్ నాయకులు భారతీయ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు శ్రీ నాగూరావు నామాజీ గారు, భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ జిల్లాకు సంబంధించిన సీనియర్ నాయకులు రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు శ్రీ రతన్ పాండ్రంగారెడ్డి గారు, భారతీయ జనతా పార్టీ మరో రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు సీనియర్ నాయకులు శ్రీ కొండయ్య గారు, శ్రీ జలంధర్ రెడ్డి గారు, శ్రీ శ్రీవర్ధన్ రెడ్డి గారు, భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి సోదరు రాకేష్ రెడ్డి గారు, భారతీయ జనతా పార్టీలో మొన్ననే చేరినటువంటి పిసిసి స్పోక్స్ పర్సన్ ఇప్పుడు భారతీయ జనతా పార్టీ చేరినటువంటి సోదరుడు దేవేందర్ గారు, మైనార్టీ మోర్చా రాష్ట్ర జాతీయ నాయకులు హనీఫ్ అలీ గారు, వేదిక భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులకు, గౌరవ ప్రజాప్రతినిధులకు, ఈ కార్యక్రమం చేసినటువంటి సోదరు సోదరిమణులారా, ముందుగా ఇంత బ్రహ్మాండమైన స్వాగతం పలికిన మీ అందరూ కూడా చేతులు వచ్చి నమస్కరిస్తాను. నేను మీరందరూ నాకు అండగా ఉన్న ధైర్యంతో నేను ముందుకు అవుతున్నా. మన యుద్ధంలో కేసీఆర్కి పడుతుంది. ఎక్కడ బండి సంజయ్ పోయినా, ఎక్కడ భారతీయ జనతా పార్టీ జెండా చూసినా టీఆర్ఎస్ లో బాక్సులు బద్దలవుతున్నాయి. బీజేపీ ఎక్కడ ఉంది అన్నారు దుబ్బాకల్ని కల. నేను చెప్పిన దుబ్బాక నుంచి 1 కిలోమీటర్ పోతే బీజేపీ కనబడుతుంది. ఎక్కడ? గజ్వేల్. అవునా కదా? దుబ్బాక నుంచి 2 కిలోమీటర్ దూరం పోతే శ్రీశ్రీరాని కొడుకు కనబడుతుంది అన్న. అంతేనా కదా? దుబ్బాక నుంచి 1/2 కిలోమీటర్ పోతే అగ్గిపెట్ట మంత్రి ఉండక ఆయన, మీ మంత్రి కనబడుతుంది అన్న.
మళ్ళీ వాడు గాలిలో గెలిచారు, బీజేపీ వాళ్ళు దుబ్బాకలా అన్నారు. మరి జిహెచ్ఎంసీలో గెలిచినాం. నేను అలా చెప్పండి, నేను మీడియాలో బిడ్డ మేము గాలిలో గెలిచాం కావచ్చు, జిహెచ్ఎంసీ గాలిలో మొత్తం గుట్టుకపోయారు వాళ్ళు. सिकंदराबाद बीजेपी कायदीन के दाखिली अख्तलाफात उभर कर सामने आ गए क्योंकि पार्टी के कायदीन ने खुलेआम सड़क पर झगड़ा करते हुए एक दूसरे पर हमला कर दिया। तारनाका डिवीजन के सदर रामू पर मल्लेश और शरत ने हमला कर दिया। जाफरानी जमात के कायदीन में बहस और तकरार भी हुई। बादअज़ाम पार्टी के रुकन काउंसिल रामचंद्र राव के मकान पर दोनों ग्रुप पहुंचे, जिन्होंने बातचीत करते हुए उनके जज्बात को सर्द किया। तारनाका डिवीजन लालापेट में बीजेपी के अहम कारकुनों के इजलास में तारनाका डिवीजन के सदर रामू की जानिब से प्रोटोकॉल के मुताबिक स्टेज पर मदु न करने पर शरत और मल्लेश ने यह हमला किया। बीजेपी को आज एक धक्का पहुंचा है क्योंकि जिले महबूबनगर के पार्टी सदर व साबिक रुकन असेंबली ई शेखर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अपने प्रेस रिलीज में बीजेपी लीडर ने कहा कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं और इस अचानक कदम की वजूहात जल्द बताएंगे। शेखर के इस्तीफे को इतवार के दिन बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय के दौरे महबूबनगर के सबब अहमियत हासिल हो गई। समझा जाता है कि बंडी संजय के साथ साबिक रुकन पार्लियामेंट जितेंद्र रेड्डी की क़यामगाह पर लंच के बाद चंद्रशेखर ने अपने इस्तीफा का ऐलान किया। समझा जाता है कि महबूबनगर में उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करने पर बीजेपी के सीनियर कायदीन के अदम इत्मीनान पर मायूसी के आलम में उन्होंने ये इक़दाम किया। बताया जाता है कि पार्टी के सीनियर कायदीन ने उनसे सवाल किया कि जब बंडी संजय नारायणपेट का दौरा कर रहे हैं तो ऐसे वक्त में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्यों एहतमाम किया। समझा जाता है कि आज जितेंद्र रेड्डी की क़यामगाह पर बीजेपी के कायदीन के साथ लंच के दौरान भी चंद्रशेखर की बेइज्जती की गई। उनके इस्तीफा के बाद बीजेपी के दाखिली इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के साबिक रुकन मतीरुद्दीन खादरी ने बताया कि TSPSC ने अपनी 6 साला मियाद में करीब 37,000 उम्मीदवारों की मुख्तलिफ ओहदों पर भर्ती में नुमायां कारकर्दगी का मुजाहरा किया। 17 दिसंबर को TSPSC के चेयरमैन समेत 4 अराकीन की 6 साला मियाद तकमील हो गई। कमीशन की कारकर्दगी के सिलसिले में INN चैनल के ब्यूरो चीफ हबीब अली जिलानी ने मतीरुद्दीन खादरी से खास बातचीत की। इसलिए मैंने कहा स्टेट सिलेबस के बुक्स पढ़े। मतलब तेलुगु एकेडमी करे तो ये काम उर्दू में क्यों नहीं होता? तो ये सब ये सवाल मुझसे मत करिए, उर्दू एकेडमी वालों से करिए। नहीं, ये तो आप जैसा बिल्कुल है, लेकिन क्या कमीशन उर्दू एकेडमी को डायरेक्शन नहीं दे सकता? चूँकि कमीशन के पावर ज़्यादा है तो उर्दू में सिलेबस की तैयारी के लिए वो ये अपने तौर पे जब ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करना कमीशन की जिम्मेदारी, तो कमीशन सिलेबस तैयार नहीं कर सकता क्या? नहीं, कमीशन जो है तेलुगु में सिलेबस तैयार करा, तेलुगु इंग्लिश में। उर्दू में उस वक्त तो सोचे भी नहीं थे, करे भी नहीं थे, लेकिन ये कि जो है ये ज़रूर करते हैं कि हम जो है जब उर्दू का पेपर देते हैं तो किसी एक्सपर्ट को बुला के जो है उर्दू में पेपर बनाने लगाते हैं, तो उनकी मदद ली जाती है उर्दू एक्सपर्ट्स की और उसमें उर्दू में पेपर बनता है। ये होता है। कमीशन अलबत्ता डायरेक्टिव्स नहीं दे सकता उर्दू एकेडमी की या किसी एकेडमी को कि आप ये करें, गवर्नमेंट दे सकती है और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स अगर वो तवज्जो दिलाएं तो वो हो सकता है काम उधर से। नहीं, आप बहसत उर्दू दा या मुस्लिम मेंबर, आपने इस सिलसिले में कोशिश क्यों नहीं? क्योंकि आप चूँकि मेंबर जब थे तो उसका एक पावर था, आप चाहे तो हुकूमत या किसी को मिनिस्टर के ज़रिए CM के ज़रिए करवा सकते थे। असल में मैं नाम नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि एक हमारे उर्दू के जो है हेडमास्टर हैं रऊफ़ रेहान साहब बोल के, और काफ़ी उन्होंने हमसे मशवरा लिया और काफ़ी हमदर्द है वो। उन्होंने बहुत सारे सिलेबस का और बहुत सारी किताबों का जो सिलेबस की थी उर्दू में ट्रांसलेशन किया, उर्दू में अवेलेबल है। पूरा नहीं है, मुकम्मल नहीं है, लेकिन जितना भी है काफ़ी है, बहुत अच्छा है। तो वो जो तलबा ये पार्टिसिपेट करें उनके लिए अवेलेबल है, मिल सकता है क्या? वो बाज़ार में अवेलेबल है। आप दक्कन जो है बुक डिपो से, हुदा से, कहीं से भी ले सकते हैं, अवेलेबल है। और रऊफ़ रेहान जो है एजुकेशन फील्ड में स्कूल लेवल पे हेडमास्टर है उन्होंने गोलकुंडा में, और उन्होंने काफ़ी हिस्ट्री के बुक्स का ट्रांसलेशन किया, कई बुक्स लिखे। 1-2 बुक्स इनॉग्रेशन के टाइम मुझे भी बुलाए थे, एज ए चीफ गेस्ट में गया था,
तो काफ़ी मवाद है उसमें, मैटर से बुक्स पढ़ा हूँ। तो और सब्जेक्ट की वो बुक्स को जो रेगुलर पढ़ लेके या उसको स्टडी मुकम्मल करा तो क्या वो जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में अपियर होकर कामयाब हो सकता है? उसमें सिलेबस तो पूरा नहीं, लेकिन जितना भी है काफ़ी, मैं समझता हूँ 30-40% सिलेबस तो कवर हो जाता है उसमें, बाकी दूसरा और पढ़ ले। और भी मैं समझता हूँ, क्योंकि 1-1.5 साल से उससे पूछा नहीं, मैं मसरूफियत ये कोरोना भी चल रहा था, उन्होंने रिमेनिंग सिलेबस भी पूरा रोफ रेहान साहब करना चाह रहे थे ट्रांसलेट उर्दू में, वो हो गया है तो फिर अवेलेबल है। तो अगर ऐसा है तो क्या इसको कमीशन के पास कोई ऐसे पावर नहीं है कि उसको प्रिंट करवा सके? नहीं, कमीशन तो जो है सिलेबस को ये प्रिंट नहीं करा था। कमीशन जो है खाली चैप्टर्स के नाम दे देता, सिलेबस दूसरे बना लेते, तो चैप्टर्स ये चैप्टर में से पूछेंगे बोल के। अलबत्ता कमीशन ये करता है, क्वेश्चन बैंक बनाता। तो हम जब जो है क्वेश्चंस बना रहे थे तो इस सब्जेक्ट एक्सपर्ट को बुला के क्वेश्चंस लिए। क्वेश्चंस लेने के बाद हम ये करते कि पहले तो जो है वो लोग बैठ के क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, हम ख़त्म कर दिया सिस्टम, ख़त्म करके कंप्यूटर में डाल के जो है रैंडिकल जो है पूरा हम जो है कंप्यूटर के ज़रिए उसको बोलते पेपर सेलेक्ट करो, तो उन्हें 1 छोड़ता, 2 छोड़ता, 3 छोड़ता, 4 छोड़ता, 1 क्वेश्चन लेता, फिर 1, 2, 3 छोड़ता, फिर 1 लेता। तो उसमें कौन सा क्वेश्चन सारा पेपर बनाने वाले को जो कंप्यूटर पर बैठा था उसको भी नहीं मालूम होता। पेपर बनता, पेपर बनने के बाद उसको सेव करते, सेक्रेटरी उसको लॉक करते, फिर उन्हें जो है जहाँ पेपर छपाना होता वो प्रेस को जो है उन्हें डायरेक्ट भेज देते। पेपर छापने वाले फिर भी देख सकते, लेकिन वहाँ भी बहुत एहतियात की जाती, लेकिन ऑफिस में कोई नहीं देख सकता, इतना एहतियात करते, तो पेपर बनाते। अलबत्ता ग्रुप 1 के अंदर और कौन से पोस्ट आते हैं कि जैसे डिप्टी कलेक्टर बताया आप, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर, और कौन से पोस्ट आते हैं इसके अंदर? इसके अलावा जो है अकाउंट ऑफिसर का पोस्ट आता है स्टेट कैडर का। और देखिए आप, अक़लियतों को खुश रखे बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। बीजेपी हुकूमत को यह हकीकत तस्लीम करनी चाहिए। निज़ाम की जब हुकूमत थी तब उन्होंने इसी उसूल को अपनाया कि एक मुस्लिम हुक्मरान की गैर मुस्लिम रियाया को जब तक खुश ना रखा गया उस वक्त तक रियासत हैदराबाद में अमन व अमान की बरकरारी मुमकिन नहीं। इन ख्यालात का इजहार मुजाहिद आज़ादी तेलंगाना डॉक्टर चिरंजीवी ने किया। वो 20 दिसंबर की सुबह के मारिफुद्दीन बानिया मदीना तालीमी इदारों के ताज़ियती जलसे से हैदराबाद में मुखातिब थे। माहिर इख्तिसादियात डॉक्टर आमिरुल्लाह खान ने सदारत की। रिटायर्ड जस्टिस वामन राव, गुलाम यज़दानी एडवोकेट, प्रोफेसर अहमदुल्लाह खान, आसिफ पाशा साबिक़ वज़ीर, साबिक़ रुकन पार्लियामेंट अजीज़ पाशा, हामिद मोहम्मद खान अमीर जमात इस्लामी, जस्टिस इस्माइल, मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन शह नशीन पर मौजूद थे। जबकि शहर की मुमताज़ और मारूफ शख्सियात इस ताज़ियती महफिल में शरीक थीं, जिनमें डॉक्टर फ़खरुद्दीन मोहम्मद, ख्वाजा नसीरुद्दीन, मोहतरमा तस्नीम जौहर, मुस्तफ़ा अली सरवरी, मोहम्मद सफ़ीउल्लाह, MS फ़ारूक, इफ्तिखार हुसैन फ़ैज़ आम ट्रस्ट, मोहम्मद अज़हरुद्दीन जमात इस्लामी, डॉक्टर अनवर खान, हमीदुज़्ज़फ़र, डॉक्टर सैयद फ़ाज़िल हुसैन परवेज़, MA हमीद माहिर तालीम, नईमुल्लाह शरीफ काबिल ज़िक्र हैं। डॉक्टर चिरंजीवी ने के मारिफुद्दीन को सिकलर किरदार का बेहतरीन नमूना करार दिया और कहा कि उनके हल्क़े अहबाब में और तालीमी इदारों के स्टाफ में हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद थे। वो कुशादा ज़हनियत, वसीउल क़ल्ब, दूरअंदेश इंसान थे। मुल्क के बदलते हुए हालात पर फ़िक्रमंद और रंजीदा रहा करते थे। उन्होंने कहा कि के मारिफुद्दीन के हयात और खिदमात पर अनकरीब एक किताब शाया करने का भी ऐलान किया। वहीं रिटायर्ड जस्टिस वामन राव ने मरहूम मारिफुद्दीन की फ़र्ज शनासी को खराज अक़ीदत पेश किया और बताया कि किस तरह से अपने जवां साल बेटे की तदफीन के बाद भी वो अपने दफ्तर गए थे। उन्होंने आरिफ साहब से 35 साल वाबस्तगी के वाक़यात बयान किए। मौलाना हामिद मोहम्मद खान ने जनाब आरिफुद्दीन मरहूम की अलहदा रियासत तेलंगाना की तहरीक का एक अहम सिपाही करार दिया, जिन्होंने 1969 की तहरीक में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जनाब के मारिफुद्दीन साहब बानी मदीना एजुकेशन सेंटर का ताज़ियती जलसा यहाँ मुनक़्क़िद हुआ। मरहूम के मारिफुद्दीन साहब माहिर तालीम, माहिर समाजियात, माहिर क़ानून और मुल्क व मिल्लत की तरक्की के लिए हमेशा कोशां और फ़िक्रमंद वो रहा करते थे। और आज उनके चाहने वाले यहाँ जमा हुए और उन्होंने खिराज अक़ीदत पेश की और फिर अल्लाह के हुज़ूर उनकी मग़फ़िरत की दुआएं भी मांगी गईं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला के मारिफुद्दीन साहब का सच्चा नेमुल बदल
मिल्लत को अता करे और फिर उनके जो लवाहिकीन हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए और उनकी नियाबत करने की। आरिफुद्दीन साहब मेरे वालिद थे और यहाँ मदीना एजुकेशन सेंटर में आज सबकी रिक्वेस्ट पर, सभी उनके जो दोस्त अहबाब थे उन लोगों की रिक्वेस्ट पर हमने एक ताज़ियती जलसा रखा। और इस साल उन्होंने एक किताब लिखी थी, ख़ुद लिखी थी। उनकी तबीयत ख़राब थी, फिर भी उन्होंने काफ़ी पीछे पड़कर उन्होंने लिखवाई हमसे और प्रिंट करवाई। इसमें 40 साल मदीना एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी की पूरी हिस्ट्री है, कैसा इसका बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन हुआ, कैसा परमिशंस मिले, वफ़ का क्या मसला है, वफ़ क्या है क्या नहीं है, सब उसमें लिखा हुआ है। तो उनकी ख्वाहिश थी कि छापे और पब्लिक डोमेन में ये किताबें आए। तो वही इसीलिए हम लोगों के दोस्त अहबाब की रिक्वेस्ट पर हम लोगों ने बुक का लॉन्च भी किया। महमूद अली साहब भी आने वाले थे लेकिन एक मीटिंग में वो फंस गए, अभी फ़ोन किया उन्होंने इसलिए नहीं आ सके। तो अभी यहाँ पर हामिद मोहम्मद ख़ान साहब आए, आसिफ पाशा साहब, अजीज़ पाशा साहब, इन इस्माइल साहब, जस्टिस इस्माइल साहब, इन लोग सब ने लॉन्च किया बुक। और आई होप आप लोग सब बुक ये पब्लिक डोमेन में लेकर आएँ और पढ़ें और समझें और आप लोगों की दुआ से सपोर्ट से मदीना। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 7,67,25,354 हो गई है, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 16,94,084 लोगों की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 1,31,223 हो गया है, जबकि 1,45,477 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,81,414 हो गई है और 1,513 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 592 नए मामले सामने आए हैं और 3 अफराद की मौत हुई। रियासत में फिलहाल 6,888 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। नामपल्ली में तेज रफ्तार बेकाबू कार ने होटल के सिक्योरिटी गार्ड को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गया। खबलजी ये कार वहां ठहराई गई 2 व्हीलर से भी टकरा गई। पुलिस ने बताया कि उप्पुगुड़ा का रहने वाला नौजवान अंकित इस कार में बराह नामपल्ली बेगमपेट तेज रफ्तारी के साथ जा रहा था। रेड हिल्स में वाक़ नीलोफर होटल के करीब उसने कार का तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये कार सिक्योरिटी गार्ड से टकरा गई। इस वाक़े में ये गार्ड जख्मी हो गया। टक्कर के नतीजे में 10 2 व्हीलर्स को भी नुकसान पहुंचा। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में नौजवान को हिरासत में ले लिया और कार को जब्त कर लिया। पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। हाँ चल रहा। पूरे गाड़ियाँ हटा लिए भाई। और राम प्रसाद का फोटो कहाँ है? बुलाओ उसको, बुलाओ। ऑनलाइन ऐप के जरिए हासिल करदा खर्च की रकम की वापसी के बावजूद मजीद रकम अदा करने के लिए ऐप के प्राइवेट साहूकारों की हरासानी पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने पुलिस से शिकायत की। यह वाकया तेलंगाना के जनगांव जिले में पेश आया। जिले के गोंडा से ताल्लुक़ रखने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने दावा किया कि इसको एग्जीक्यूटिव से मुसलसिल फ़ोन आ रहे हैं जो इसको हरासा कर रहे हैं। इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने कहा कि उसने ऑनलाइन ऐप के जरिए यह कर्ज हासिल किया, अगरचे कि उसने कर्ज की रकम अदा कर दी, ताहम फाइनेंसर्स उसको मुसलसिल हरासा कर रहे हैं। जनगांव के सर्कल इंस्पेक्टर मल्लेश ने कहा कि कर्ज फराहम करने वाले ऐप्स लोगों को ली गई खर्च की दुगनी और तिगनी रकम वापस करने का मुतालबा करते हुए हरासा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने खर्च की छोटी रकम ली थी और उसको वापस भी कर दिया। खबलजी इस हफ्ते के अवाइल में सिद्दीपेट ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले एग्रीकल्चरल ऑफिसर के साथ साथ राजेंद्र नगर के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने ऐसे ही ऑनलाइन खर्च फराहमी करने वाले ऐप्स की हरासानी से तंग आकर खुदकुशी कर ली थी। खम्मम की नहर में 3 नौजवान गर्क हो गए। ये वाक़या ज़िले के पोलीगुंडला इलाके में पेश आया। उन नौजवानों की शिनाख्त 24 साला जंगा, 25 साला चलपति और 25 साला साई के तौर पर की गई। मकामी अफराद के मुताबिक 8 दोस्तों का ग्रुप इतवार की दोपहर में नहर को गया। उनमें से 5 दोस्तों का ग्रुप तैराकी के लिए नहर में उतरा, ताहम उनमें से 3 पानी में गर्क हो गए, जबकि 2 अफराद को मकामी अफराद ने बचा लिया। इन तीनों का ताल्लुक कुल्लूर गांव से है। मकामी अफराद ने पुलिस को इस सिलसिले में चौकस किया, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची और लाशों को निकालने के लिए माहिर तैराकों की खिदमत हासिल की।
नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।